नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण की एक बहुत ही आम उलझन को सुलझाने वाले हैं और वो है संज्ञा। अक्सर ये सवाल मन में आता है कि हिंदी में संज्ञा के असल में कितने प्रकार होते हैं। कहीं 2 सुनने में आता है, कहीं 3 तो कहीं 5। तो आखिर सही क्या है? चलिए आज इस कंफ्यूजन को जड़ से ही खत्म कर देते हैं। सबसे पहले चलिए उस परिभाषा को याद करते हैं जो हम सबने स्कूल में जरूर पढ़ी होगी कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, है ना? जैसे रमेश, कलम, दिल्ली या फिर खुशी का भाव। अब देखिए, परिभाषा तो बिल्कुल सीधी सादी है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। असली उलझन तो तब शुरू होती है जब इनको बांटने की यानी कि क्लासिफाई करने की बात आती है, और बस यहीं से वो सवाल खड़ा हो जाता है कि इसके 2 प्रकार हैं, 3 हैं या फिर 5। तो इस पूरी पहेली को सुलझाने की चाबी पता है कहाँ है? एक बहुत ही सिंपल से कॉन्सेप्ट में, और वो है दृश्य बनाम अदृश्य। देखा जाए तो दुनिया की सारी संज्ञाओं को हम मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक यथार्थवाचक, मतलब वो सारी चीजें जो हमें दिखाई देती हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, और दूसरा भाववाचक, यानी वो चीजें जो दिखाई नहीं देती, जिन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो बस एक दृश्य है और दूसरा अदृश्य। अब ये जो दृश्य वाली कैटेगरी है ना, इसी में वो 4 तरह की संज्ञाएं आती हैं जिनके बारे में हम ज्यादातर जानते हैं। मतलब वो सारी चीजें जो फिजिकली एग्जिस्ट करती हैं, जिन्हें अपनी आंखों से देखा जा सकता है। अच्छा, तो अब जब हमें ये दृश्य और अदृश्य का फंडा समझ आ गया है, तो चलिए अब उस 2, 3 और 5 वाले नंबर गेम को भी सुलझा लेते हैं। तो सवाल का जवाब ये है कि 2, 3 और 5 तीनों ही अपनी अपनी जगह सही हैं। ये बस इस बात पर डिपेंड करता है कि हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। अगर हम बिल्कुल फंडामेंटल लेवल पर देखें तो 2 प्रकार हैं। प्राचीन यानी पुराने हिंदी व्याकरण को देखें तो 5 हैं, और अगर आज के यानी आधुनिक व्याकरण की बात करें तो 3 माने जाते हैं। तो ये 3 कैसे हुए? असल में आज के भाषाविद चीजों को और सिंपल कर देते हैं। वो पदार्थवाचक और समूहवाचक संज्ञा, इन दोनों को जातिवाचक संज्ञा के ही अंदर मान लेते हैं, मतलब उसी का सब टाइप। लेकिन यहाँ एक बहुत प्रैक्टिकल सवाल उठता है, खासकर स्टूडेंट्स के लिए, कि अगर एग्जाम में कोई सवाल आ जाए और उसमें ये बताया ही ना हो कि कौन से सिस्टम के हिसाब से जवाब देना है, तो फिर क्या करें? तो इसका एक सीधा सा नियम है। अगर सवाल में सिर्फ ये पूछा गया है कि संज्ञा के कुल कितने प्रकार हैं और कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया है, तो सही जवाब होगा 5। ऐसा इसलिए क्योंकि 5 वाला जो वर्गीकरण है वो सबसे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव, यानी सबसे पुराना और विस्तृत है। चलिए अब इस थ्योरी से आगे बढ़कर सबसे काम की बात पर आते हैं। एक ऐसा आसान तरीका, एक ऐसा टूल किट जिससे संज्ञा के जो 3 मुख्य प्रकार हैं उन्हें पहचानने में कभी कोई गलती नहीं होगी। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसकी पहचान के 3 नियम हैं। पहला, ये दिखाई देगी। दूसरा, ये हमेशा सिंगुलर यानी एकवचन होगी। और तीसरा और सबसे जरूरी, ये दुनिया में यूनिक होगी, अकेली होगी, जैसे ताजमहल या फिर माउंट एवरेस्ट। इनके जैसा कोई दूसरा नहीं है। अब आते हैं जातिवाचक संज्ञा पर। इसके भी 3 नियम हैं जो व्यक्तिवाचक से ठीक उल्टे हैं। पहला, ये भी दिखाई देगी, लेकिन दूसरा, इसका बहुवचन बन सकता है, और तीसरा, इसके जैसे दुनिया में और भी होते हैं, जैसे कुत्ता, बहुत सारे कुत्ते हैं, पहाड़, दुनिया में कितने सारे पहाड़ हैं, या फिर शहर। और आखिर में भाववाचक संज्ञा। इसके 2 ही नियम हैं। पहला और सबसे बड़ा नियम, ये अदृश्य होती है, इसे देखा नहीं जा सकता। और दूसरा, ये हमेशा एकवचन होती है। ये किसी कॉन्सेप्ट, किसी क्वालिटी या किसी फीलिंग का नाम है, जैसे प्यार, ईमानदारी या गुस्सा। अब भाववाचक संज्ञा को पहचानने का एक ऐसा मजेदार तरीका है जो कभी नहीं भूलेगा। नियम यह है, जिसे प्लेट में ना परोसा जा सके। अगर किसी चीज को फिजिकली एक प्लेट में रखकर किसी को सर्व नहीं कर सकते, तो वो भाववाचक संज्ञा है। सोचकर देखिए, एक कुत्ते को प्लेट में रखा जा सकता है, लेकिन क्या प्यार या गुस्से को प्लेट में रखा जा सकता है? नहीं। आप किसी को खाना परोस सकते हैं, लेकिन भूख नहीं परोस सकते। बस यही फर्क है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक ट्विस्ट है, एक बहुत ही दिलचस्प मोड़। क्या होगा अगर हम नियम तोड़ दें और एक भाववाचक संज्ञा को बहुवचन यानी प्लूरल बना दें? पता है क्या होगा?
उसका प्रकार ही बदल जाएगा। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। शब्द है बुराई। ये एक भाव है, अदृश्य है, तो ये भाववाचक संज्ञा हुई। अब इसका बहुवचन बनाइए, बुराइयां। जैसे ही हमने ये किया, ये अब एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं रहा, अब ये बुराइयों के कई उदाहरणों का एक कलेक्शन बन गया, और इसलिए ये अब जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अब ये जातिवाचक संज्ञा के नियम पर खरी उतरती है कि इसके जैसे और भी हैं। अब हम एक बुराई की नहीं, बल्कि बहुत सारी बुराइयों की बात कर रहे हैं। लॉजिक बिल्कुल कंसिस्टेंट है। तो चलिए, अब तक की सारी बातचीत के जो मुख्य बिंदु हैं, जो की टेकअवेज हैं, उन्हें फटाफट से दोहरा लेते हैं। तो बस सबसे जरूरी बात यह है कि संज्ञाओं को दृश्य और अदृश्य के नजरिए से देखना है। अगर ये फंडामेंटल डिवीजन याद रहे और साथ में वो प्लेट टेस्ट जैसा मजेदार नियम, तो हिंदी संज्ञाओं में महारत हासिल करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये सिर्फ व्याकरण का नियम नहीं है, ये भी दिखाता है कि हमारी भाषा हमारी दुनिया को कैसे देखती है। कुछ चीजें जिन्हें हम देख सकते हैं और कुछ जिन्हें सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो क्या ये सोचने वाली बात नहीं है कि व्याकरण किस तरह हमारी हकीकत को, हमारी सोच को आकार देता है?